मित्रों, अपनी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सीरीज 2017 और उसका फर्स्ट पिलर दैट इज बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, वहाँ पर अब तक हमने पढ़ लिया द एवोल्यूशन ऑफ मनी बिटकॉइन तक। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस डीमोनेटाइजेशन आजकल ज़्यादा चर्चा में रहता है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना है, तो उस अनुसंधान में ये भीम, यूपीआई, आईएमपीएस, एटीएम वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें प्रमोट करने के लिए नए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं और उसके अलावा क्या क्या और रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता है, वो पूरी डिटेल हमने अब तक की सीरीज में देख ली, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब से हम शुरू कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम देखेंगे ये बासेल नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ट्विन बैलेंस शीट की समस्या क्यों है, और इन सब से लड़ने के लिए नए सर्वे में बोला गया कि वी हैव टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ बैड बैंक नोन एज पारा। तो ये क्या चीज़ है, इन फ्यूचर वी विल सी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की आज़ादी से पहले क्या था, आज़ादी के बाद में क्या हुआ, अप टू दिस लेटेस्ट डेवलपमेंट कि एसबीआई के 5 एसोसिएटेड बैंक एंड भारतीय महिला बैंक, उनका पेरेंट एसबीआई के अंदर मर्जर हो जाएगा विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2017। तो वो पूरे क्या आयाम रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड लास्टली वी विल सी द थियरी एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेगमेंट, और पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अंदर भी सबसे पहले हम कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे लड़ सकता है। बैक एंड में एकदम बेसिक चीज़ की ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर ये M0, M1, 2, 3, 4 ये सारी क्या चीज़ें हैं वो अभी हाल इस वीडियो में हम देखेंगे। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने किताब लिखी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वहाँ पर उन्होंने ये अवलोकन किया कि लोग जो भी धंधा रोजगार करते हैं वहाँ से उनको पैसा कमाने को मिलता है, तो अपने लेबर की ये पूरी वैल्यू वो तुरंत ही जाके कहीं गोल्ड में, बॉन्ड में, कहीं ज़मीन जायदाद के अंदर क्यों निवेश नहीं कर दे, वो पूरा जो पैसा मिला उसमें से कुछ अपने हाथ में क्यों रखते हैं। वाई दिस डिमांड फॉर मनी, उसके उन्होंने 3 कारण बताए। फर्स्ट इज कंसिडर्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। हमको पता है कि मनी उसके 2 प्राइमरी फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मुझे कुछ पगार मिला और सारा का सारा ही मैं मान लो कि उसकी ज़मीन जायदाद खरीद ली और फिर मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव। अचानक से मेरी गाड़ी मान लो खराब हो गई, घर में कोई बीमार हो गया, तो तब मुझे पैसों की आवश्यकता होगी, सो सडन एक्सपेंडिचर। देन इम्पल्सिव परचेज, अचानक मुझे इच्छा हो गई कि आइसक्रीम खाना है और मैंने अगर अपना सारा ही पगार का पैसा सोने में निवेश कर दिया है, देन व्हाट विल आई डू। तो इन्हीं कारणों से, क्योंकि ये हाउस देख लो, डायमंड देख लो, गोल्ड देख लो, बॉन्ड देख लो, उनकी अपेक्षा मनी इज परफेक्टली लिक्विड, तुरंत ही उसको हम यूज कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी चीज वस्तु को खरीदने के लिए। Therefore, because of this precautionary motive also, people like to keep some of their money in their own hands. And third reason is considered speculative motive. मान लो मुझे पगार मिला और मुझे कुछ खरीदारी भी अभी नहीं करनी, फिर भी मैं उसका निवेश गोल्ड, लैंड, बॉन्ड के अंदर नहीं करूंगा विथ एन एक्सपेक्टेशन कि आगे चल के इन चीज़ों के दाम और गिरेंगे, तब जाके मैं उसमें निवेश करूं, एंड उसके बाद भविष्य में जब उनके दाम बहुत बढ़ जाए तब मैं सोना अपना बेचूंगा, एंड सो ऑन। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस प्राइजेस टू फॉल एंड देन आई विल मेक द इन्वेस्टमेंट। उसके चलते अभी के लिए मुझे जो पगार मिला मैं अपने हाथ में ही रख रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दिस 3 मोटिव्स पीपल डिमांड मनी एंड कीप इट इन लिक्विड फॉर्म। कौन से 3 मोटिव? TPS, दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, जिसको हम एसेट डिमांड ऑफ मनी भी कहते हैं। तो क्योंकि ये 3 कारण हैं, उसके चलते लोग पैसा अपने हाथ में रखते हैं इन लिक्विड फॉर्म। तो मतलब ये ऑप्शन ए हो सकता है कि वो लोग करेंसी के रूप में जनता अपने हाथ में पैसा रखे, एंड सेकेंडली ऑप्शन बी कि वो बैंकों के अंदर डिमांड डिपॉजिट के स्वरूप में पैसा रखें, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। मतलब पैसा भले बैंक में रहे, बट मन चाहे तब आप जाके उसको निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ इशू करवा सकते हैं। हम यहाँ पर टाइम डिपॉजिट सच एज फिक्स डिपॉजिट वगैरह को नहीं गिन सकते। वाई? बिकॉज दे आर नॉट परफेक्टली लिक्विड। आपने फिक्स डिपॉजिट के अंदर लेटर से 1 साल, 5 साल के लिए पैसा रखा, तो उसके पहले आप वो निकाल नहीं सकते। अगर आपने निकाल लिया तो वो पेनल्टी के रूप में जो पूरा इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा नहीं। सो इग्नोर दोज थिंग्स। हमारा जो हमने पढ़ा कि भाई जनता 3 कारणों से पैसा लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना चाहती है, तो वो 2 स्वरूप में रख सकती है, या तो करेंसी के रूप में रखे, ऑप्शन ए, या फिर एज डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। तो ये ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी, इन दोनों का आप एडिशन करें तब जो आपको फिगर मिलेगा दैट इज कंसिडर्ड M1, मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1।
अब समझते हैं। मान लीजिए आलोकनाथ के पास 100 रुपये हैं और ये डीमोनेटाइजेशन के बाद उनको क्योंकि लाइन में खड़ा रहना पड़ा वगैरह, तो बैंकों से उनको नाराजगी है, तो उन्होंने अब कसम खाई है कि मैं बैंक में पैसा नहीं रखूंगा। सो इन दिस केस मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक 100 रुपये है एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, क्योंकि आलोकनाथ अपना पैसा वहां डाल नहीं रहे हैं तो 0। अब बैंक की बैलेंस शीट हम फॉर सिंप्लीफाइड पर्पज ऐसे लिख सकते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब क्योंकि आलोकनाथ ने वहां पर पैसा नहीं डाला सो 0 एंड देयरफॉर एसेट इज आल्सो 0। इस केस में M1 क्या होगा? मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1, सो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक 0 है एंड करेंसी विद पब्लिक 100 रुपये है, सो टोटल मनी सप्लाई इन दिस केस इज 100 रुपीज। अब समझिए कि कुछ समय आगे बढ़ते हैं और आलोकनाथ की बैंकों के प्रति ये नाराजगी और घृणा कम हो जाती है और वो अपने 100 रुपये बैंक में जमा करा देते हैं एज सेविंग अकाउंट, वन टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो आलोकनाथ के लिए तो ये फाइनेंशियल एसेट है, बट फॉर द बैंक इट इज अ लायबिलिटी। क्यों? वो पूरी अमाउंट और ब्याज के सहित वापस करना है। सो इन दिस केस फॉर बैंक द लायबिलिटी इन डिमांड डिपॉजिट कितना है? 100 रुपये। अब स्वाभाविक है बैंक क्या करेगी? इस पैसे को आगे लोन में घुमाना चाहेगी। लेकिन मान लीजिए उसी वक्त आरबीआई ऐसा नियम करे कि बैंक विल हैव टू मेंटेन 100% कैश रिजर्व रेशियो, कि जितना पैसा आया वो पूरा ही आपने एक तरफ रख देना है, उसको कहीं पर निवेश नहीं करना है, उसका सोना नहीं खरीदना, जमीन नहीं खरीदनी, किसी को लोन में नहीं देना है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीदना, बस एक तरफ आप रखो। अब आपको पता होगा कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज एंड एसेट वो दोनों एक समान होनी चाहिए, राइट? तो बैंक भले पैसा कहीं घुमा नहीं सकती, बट स्टिल ऑन दिस एसेट साइड ऑल्सो वी हैव टू राइट 100 रुपीज। भले उसमें से बैंक को ब्याज की कोई आवक नहीं आ रही है, स्टिल वी विल पुट इट एज एसेट। तो मित्रों सोचिए कि इस केस में मेजर ऑफ मनी सप्लाई M1 क्या होगा? देखिए मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? करेंसी विद पब्लिक, बट आलोकनाथ के पास 100 रुपये थे, उन्होंने तो वो बैंक को दे दिए तो 0। लेकिन सामने बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है? 100 रुपये। एसेट साइड में अलग से हम 100 रुपये लिख रहे हैं, बट देट वी कैन नॉट काउंट, केवल डिमांड डिपॉजिट विद बैंक वो देखना है, तो वो 100 रुपये हो गए। सो 100 प्लस 0 इक्वल्स 100 रुपीज। सो इन दिस केस ऑल्सो मनी सप्लाई M1 इज 100 रुपीज। बट ऑब्वियसली इन रियल लाइफ ऐसा तो होगा नहीं, है ना, कि 100% कैश रिजर्व रेशियो। तो सपोज कि आलोकनाथ ने बैंक के अंदर डिपॉजिट में 100 रुपये डाले थे एंड लेटर से आरबीआई ऐसा नियम करता है कि इस पे बैंकों ने 10% कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा। तो हम अब क्या करेंगे? ये जो 100 रुपये थे उसके 10% मतलब 10 रुपये रिजर्व में, वो भी एसेट साइड में लिखेंगे, और बाकी के 90 रुपये नाउ बैंक इज फ्री टू गिव इट एज लोन्स। मान लीजिए वो पैसा लोन के स्वरूप में बैंक जेठालाल को देता है और जेठालाल अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हैं, तो वहाँ पर मान लो कि नए रिलायंस के लाइफ मोबाइल्स, देन डोंगल्स, सिम कार्ड, ये सब खरीदने के लिए वो मुकेश अंबानी से कुछ चीज़ें नहीं खरीदते हैं और वो पैसा वो अपने 90 रुपये मुकेश अंबानी को देते हैं और मुकेश अंबानी ये पैसा अपने एक्सिस बैंक के करंट अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। तो अब सोचिए कि इस केस में M1 मनी सप्लाई क्या होगा? सूत्र तो हमारा वही है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो ऊपर आलोकनाथ उन्होंने तो अपना पैसा दे दिया, जेठालाल को लोन के स्वरूप में 90 रुपये मिले, बट वो उन्होंने मुकेश अंबानी को दे दिए, जिन्होंने वो पैसे वापस बैंक में जमा करा दिए, राइट? सो करेंसी विद पब्लिक इज 0, बट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स कितना होगा? SBI के 100 रुपये और एक्सिस बैंक के 90 रुपये, सो 100 प्लस 90, सो टोटल मनी सप्लाई M1 इन दिस केस वो क्या होगा? 190 रुपीज। अब आप समझिए कि ये भी आगे चलता जाएगा इसी सीक्वेंस में। एक्सिस बैंक के पास डिपॉजिट में 90 रुपये आ गए, अब वहां पर भी 10% रिजर्व रेशियो के रूप में लेटर से वो 9 रुपीज दे विल कीप असाइड और बाकी के 81 रुपीज वो लोन में घुमाएंगे और सोचिए कि वो तीसरा पंजाब नेशनल बैंक में जाएगा, फिर चौथा ICICI में जाएगा। सो लाइक दैट मनी सप्लाई विल कंटिन्यू टू एक्सपांड। अब आपको ये भी प्रश्न होगा कि सर ओरिजिनली तो 100 रुपये का एक ही नोट था जो बैंक में गया, तो उसके सामने ये 90 रुपये एक्स्ट्रा कैसे जनरेट हो गए और वो यूज कैसे कर सकता है कोई आदमी? वो इसलिए कि ओरिजिनल 100 रुपी वॉज फिएट मनी, लेकिन उसके अनुसंधान में जब बैंकों में डिपॉजिट बनता जाएगा तो उसके हिसाब से नया बैंक मनी जनरेट होगा। कैसे? चेकबुक है, डिमांड ड्राफ्ट है, आपका डेबिट कार्ड है, ई बैंकिंग सिस्टम है। तो भले फिजिकल एक ही 100 का नोट है, बट उसके सामने 90 रुपये बैंक मनी के स्वरूप में जनरेट हो गए और ये और एक्सपांड इस प्रकार से हो सकता है। इसे थोड़ा और रिफाइन करके हम फॉलो करें तो देखिए मित्रों कि पहले बैंक में 100 रुपये आए थे SBI के अंदर, राइट, और 10% इज कैश रिजर्व रेशियो,
तो 10 रुपये वो एक तरफ रखेंगे और 90 रुपये लैंडिंग में जाएगा, तो वो 90 रुपये सेकंड बैंक एक्सिस बैंक के अंदर गए। अब वहाँ पर भी वो 10% के रूप में 9 रुपये दे विल पुट असाइड एज CRR, और बाकी के 81 रुपीज़ दे विल लैंड टू अदर पर्सन, और वो अपने तीसरे बैंक में जाएगा 81 रुपीज़, और उसमें से वो 72.90 पैसा उतना वो चौथे बैंक में जाएगा, और उस प्रकार से ये मनी मल्टीप्लाई होते रहेगा। अब आप समझिए, देखिए ये 90 रुपये, 81 रुपीज़, 72 रुपीज़, ये धीरे धीरे नया पैसा जनरेट तो हो रहा है, बट इट इज़ डिक्रीजिंग। सो आफ्टर nth बैंक ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो फिर आप समेशन शुरू करिए कि ये 90 रुपीज़ प्लस 81 रुपीज़ प्लस 72 रुपीज़ एंड 90 पैसा एंड सो ऑन प्लस 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 करते जाओ, तो अंत में आपको जवाब मिलेगा 1000 रुपये। और उसके बाजू में ये बैंकों ने जो रिजर्व में पैसा रखा, पहले 10 रुपये थे, फिर 9 रुपये एंड सो ऑन, उनका आप रिजर्व का एडिशन करिए तो पता चलेगा कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर टोटल रिजर्व इज 100 रुपीज़। तो मतलब कि 100 रुपये का रिजर्व रखने पर कितना नया पैसा जनरेट हो गया, मतलब कुल मिला के 1000 रुपये। सो इन दिस केस विद 100 रुपीज़ एज रिजर्व, बैंकिंग सिस्टम विल जनरेट 1000 रुपीज़। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इज 10 टाइम्स। इसको मैथमेटिकली और रिफाइन करके बोलना हो तो ऐसा लिख सकते हैं कि एवरी आर रिजर्व विल जनरेट 1/r न्यू मनी। जैसे कि जब RBI ने बोला 100% रिजर्व रखना है, तो परसेंटेज में 100%, तो फ्रैक्शन सिस्टम में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जब R 1 होगा तो 1/r क्या होगा, वो भी 1, तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर विल बी 1। तो ओरिजिनल फर्स्ट केस याद रखो कि जब आलोकनाथ ने 100 रुपये डाले थे और SBI के अंदर 100% रिजर्व, तो केवल 100 रुपये ही अपना अमाउंट बन रहा था। अब अगर RBI ऐसा बोल दे कि 10% रिजर्व रखना है, तो इन दैट केस 10% इज इन परसेंटेज फॉर्मेट, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/10। तो जब R इज इक्वल टू 1/10, तो 1/r क्या होगा 1/1/10, तो वो 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 10 टाइम्स मनी विल बी जनरेटेड। अगर 5% रिजर्व रेशियो है तो 5% इज 1/20 बराबर, तो R इज 1/20, सो 1/20 वो ऊपर चला गया मनी मल्टीप्लायर के स्वरूप में 20 टाइम्स। अभी की तारीख में कैश रिजर्व रेशियो कितना है 4%, तो मतलब 1/25, तो वो 25 टाइम्स मोर मनी इट विल जनरेट। बेसिकली इन एनी फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर हमेशा 1 से तो बड़ा ही होगा, 100% तो नहीं है ना, थोड़ा ही रखते हैं हम लोग। सो ऑलवेज इन अ फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 1। और जैसे जैसे आप रिजर्व रेशियो बढ़ाते जाएंगे मनी सप्लाई कम होता जाएगा। जैसे 4%, 5%, 10%, आप देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, 25 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स। इसी को अगर चार्ट के स्वरूप में प्लॉट करना हो तो आप ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, और उसके सामने नीचे टोटल मनी सप्लाई वो बढ़ रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम एंड उसके हिसाब से नई नई डिपॉजिट जनरेट होती है। सो इन अ फंक्शनल इकोनॉमी देयरफॉर मनी सप्लाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी अपेक्षा ये नीचे वाली लाइन वो बड़ी रहती है। अपनी NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 और उसका चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग, वहाँ पर भी वही बात बताई गई है। जो मैंने आपको ऐसे खिलाया वो ऐसे पीछे से घुमा के इस तरह से खिला रहा है। मैंने आपको 10% रिजर्व के ऊपर सिखाया, उन्होंने ये आई थिंक 50% रिजर्व पे सिखाया, बेसिकली द सेम थिंग। खैर हम लोग वापस फर्स्ट डायग्राम में आते हैं। हमने देखा कि आलोकनाथ के पास 100 रुपये थे जो उन्होंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करे, उस पर 10% रिजर्व रेशियो के हिसाब से ये धीरे धीरे मनी मल्टीप्लाई होते रहा। तो प्रश्न, आलोकनाथ के पास 100 रुपये आए कैसे? हो सकता है कि उन्होंने ये मनरेगा के अंदर खड्डा खोदा और पेमेंट के स्वरूप में उन्हें मिले हैं। तो दूसरा प्रश्न, सरकार के पास ये मनरेगा पेमेंट के लिए 100 रुपये आए कैसे? हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की हो कि ये जो भी कागज के टुकड़े खरीदेगा उसे हम ब्याज मुद्दल के सहित ऐसा इतना पैसा देंगे, और इस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने RBI को दी होगी और सामने RBI ने 100 रुपये जनरेट करके सरकार को दिए होंगे। तो ये मतलब कि पूरी गंगा बही जहाँ से ओरिजिन RBI ने 100 रुपये जनरेट किए थे, तो वो ऊपर से जो चल के आया दैट इज कॉल्ड M0 रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। और फिर वो नीचे नीचे आलोकनाथ के पास, फिर वो वहाँ से बैंकों में, फिर जेठालाल, मुकेश अंबानी, लाइक दैट पूरी मल्टीप्लाई होते रहा। तब हम उसे बोलते हैं M1 करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। ये रिजर्व मनी जनरेट कैसे होता है वो समझने के लिए हमने RBI की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। RBI की बैलेंस शीट में भी देयर विल बी सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में क्या होगा, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लोन्स गिवन टू द बैंक्स।
ये सारी चीजें आरबीआई की एसेट्स हैं। उसके सामने आरबीआई की लायबिलिटीज क्या, करेंसी इन सर्कुलेशन, तो मतलब बैंकों में जो पैसा है, जनता के हाथ में जो पैसा है वो सारा, दैट इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। कुछ किताबों में अलग से लिखा जाता है कि ये जो करेंसी विद बैंक है उसको वो बोलेंगे वॉल्ट कैश विद बैंक्स, तो वो भी बात एक ही है। देन बैंकर्स डिपॉजिट टू आरबीआई, वो आरबीआई की लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि वापस परत करना है। एंड थर्ड गवर्नमेंट्स डिपॉजिट टू आरबीआई। अब यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर के जो बॉक्स हैं लायबिलिटी में, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, उन दोनों का आप समेशन करें तो जो जवाब मिले उसे बोला जाता है M0 या रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। क्योंकि अपने इकोनॉमिक सर्वे में जब वो M0 का आंकड़ा देते हैं तो वो ब्राउन बॉक्सेस को समेशन करके वो बोलते हैं दिस इज M0। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आरबीआई चाहे उतनी मन मुताबिक नोट छाप सकती है। आप फर्स्ट लेक्चर याद करिए कि आरबीआई के पास मिनिमम 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए और उसके सामने वो फिर नोट छापते हैं। लेकिन बैलेंस शीट के हिसाब से एसेट्स एंड लायबिलिटी दे हैव टू मैच, तो मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई चीज होगी एसेट साइड में तभी जाके नया और पैसा आप छाप सकते हैं। खैर, दिस M0 रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी, तो मतलब कि वो आरबीआई की लायबिलिटी है, उस स्वरूप से वो जनरेट हुआ। आलोकनाथ को मनरेगा कि खड्डा खोदने में मिला, उसने वो पैसा बैंक में डाला, बैंक की लायबिलिटी हो गई, उस पर 10% रिजर्व, वो लोन में घुमा, आगे आगे चलते वो पूरा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ मैग्नीफाई होते रहा। अब वापस हम अपना जो डायग्राम था, तो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 100 रुपए, दैट इज बेसिकली M0 रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, लेट अस से मैं उसको H बोल दूं। और एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम और उस हिसाब से जो नई नई लोन और डिपॉजिट जनरेट होती रहती है तो मैग्नीफाई होकर ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन वो बड़ी रहती है। तो अब मनी मल्टीप्लायर की ऑफिशियल फॉर्मूला क्या होगी, इट इज द स्टॉक ऑफ टोटल मनी, टोटल मनी मतलब नीचे वाली लाइन कितना है 1000 रुपए जनरेट हुए थे, डिवाइडेड बाय द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। हाई पावर्ड मनी क्या था, आरबीआई ने जो 100 रुपए जनरेट करे, मतलब M डिवाइडेड बाय H, 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो 10 टाइम्स, दैट इज द मनी मल्टीप्लायर। अगेन यही वाली पूरी बातें एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 के अंदर दिया गया है, तो मैंने आपको जो ऐसे खिलाया वो ऐसे घुमा के पीछे से ऐसे खिला रहे हैं। बात तो वही है, हमने एमसीक्यू के लिए क्या याद रखना है कि भाई इन अ फंक्शनल इकोनॉमी मनी मल्टीप्लायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। एक और बात, ये तो मतलब 10% रिजर्व रेशियो या 4% रिजर्व रेशियो के हिसाब से कैसे 10 गुना या 25 गुना ज्यादा मनी मल्टीप्लाई होता है। उसके अलावा भी आप देखिए कि बैंक वाले चाहे तो आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन में पैसा ले सकते हैं यूजिंग दिस रेपो रेट मैकेनिज्म, आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। बट बेसिकली वो क्या है, आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है, सो फ्रॉम आरबीआई साइड वो रेपो लोन दैट इज आरबीआई से एसेट, क्यों, ब्याज मुद्दल का पैसा मिलेगा, बट बैंकों के लिए वो लायबिलिटी होगा। अब वो पैसे से भी आगे चल के वो नीचे नीचे लोन में पैसा घुमाएंगे तो बढ़ता जाएगा। सो एक तो ये रिजर्व रेशियो की मदद से भी मनी सप्लाई को एक्सपांड या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली रेपो रेट की मदद से भी एक्सपांड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बॉटम के अंदर M0 रिजर्व मनी हाई पावर्ड मनी है, जिसकी मदद से पूरी सिस्टम के अंदर नया नया पैसा जनरेट होता है। वहां पर M1 क्या है वो हमने समझ लिया, दैट इज द करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, तो उसे बोला जाता है M1 या नैरो मनी भी बोलते हैं। अब उसके अंदर बैंकों की टाइम डिपॉजिट्स को भी जोड़ दिया जाए, मतलब फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, उस हिसाब की चीजें, तो जो पूरा जवाब आएगा उसे बोला जाता है M3 ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। ज्यादातर मनी सप्लाई मेजर करने के लिए इसी आंकड़े के ऊपर फोकस किया जाता है, इसको एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्स भी बोला जाता है। ये एक बात हुई। अब आप वापस लेफ्ट साइड पे फोकस करो, दैट इज M1। M1 क्या था, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। उसके अंदर पोस्ट ऑफिस की भी डिमांड डिपॉजिट, मतलब सेविंग के अंदर कितना पैसा आया वो आप जोड़ दीजिए तो आपको जो आंकड़ा मिलेगा दैट इज कॉल्ड M2। अब वापस इस तरफ आए राइट साइड में M3 क्या था, जनता के पास कितनी करेंसी है प्लस बैंकों के पास डिमांड और टाइम डिपॉजिट में कितना पैसा है। उसके अंदर पोस्ट ऑफिस की टोटल, मतलब कि डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, वो दोनों आप ऐड कर दो टोटल, तो मतलब M3 प्लस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी पैसा गया सेविंग के रूप में, फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ, देन इट इज कॉल्ड M4। एनसीईआरटी के अंदर ये जो लेफ्ट वाली चीजें हैं, मतलब M1 एंड M2, दे आर सेइंग इट इज नैरो मनी, और ये राइट हैंड साइड में जो है मतलब M3 एंड M4 वो बोल रहे हैं कि दिस इज ब्रॉड मनी। अब लिक्विडिटी के हिसाब से
M4 की लिक्विडिटी सबसे कम है, क्यों? वहाँ पर बैंकों की और पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट आ गई, मतलब 1 साल 5 साल उसके बाद जब मैच्योर होगा आपका डिपॉजिट तभी आप वो पैसा निकाल सकते हैं। उसके पहले निकाल सकते हैं बट वो आपको इंटरेस्ट में उतना कम पैसा देंगे, पेनल्टी में पैसा कट जाएगा, सो पीपल विल नॉट ब्रेक दैट थिंग। तो इसलिए M4 की लिक्विडिटी सबसे कम होती है, M3 की उससे ज़रा ज़्यादा होती है, M2 की उससे ज़्यादा होती है, एंड M1 की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है कि आप मन चाहे तब वो पैसा निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यही सारी बातें एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर की गई हैं, बट जो मैंने आपको ऐसे खिलाया वो पूरा ऐसे पीछे से घुमा के ऐसे खिला रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कैलकुलेशन जरा अलग रहता है। M0 वो कैसे काउंट करते हैं, आप ये टेबल पावर पॉइंट कर पे आराम से देख लेना। करेंसी इन सर्कुलेशन दैट इज नंबर 1 प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई दैट इज नंबर 4। तो 1 + 4 उसको वो बोल रहे हैं रिजर्व मनी M0 1 + 4। वो लोग M1 को ही नैरो मनी बोलते हैं एंड M3 को ही ब्रॉड मनी बोलते हैं। मतलब M2 एंड M4 मतलब पोस्ट ऑफिस वाले जो आंकड़े हम जोड़ रहे थे उसको ये सर्वे के अंदर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो अब तक हमने मित्रों क्या पढ़ लिया कि आरबीआई ये M0 हाई पावर्ड मनी रिजर्व मनी जनरेट करती है, उसके ऊपर वो पैसा फिर बैंकों में जाएगा तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम और उस हिसाब से नई नई डिपॉजिट जनरेट होती है, उस प्रकार से वो पूरा पैसा मैग्नीफाई होते रहता है। सो यूजिंग दिस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट वो आरबीआई लिक्विडिटी को एक्सपांड कर सकती है, कॉन्टैक्ट कर सकती है। इन सिंपलेस्ट टर्म दिस आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। उसके अलग अलग कंपोनेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब प्रश्न, इसकी मदद से ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कैसे लड़ सकते हैं। हाइपोथेटिकली सपोज एक ऐसा सिस्टम है कि सप्लाई के स्वरूप में इतने प्याज हैं और डिमांड के स्वरूप में जनता के हाथ में इतना पैसा है, और सप्लाई डिमांड के हिसाब से एक इक्विलिब्रियम बन गया है कि 1 किलो प्याज 100 रुपये में बिकेगा। उसके बाद मान लीजिए सरकार ये दीनदयाल या राजीव गांधी सूटकेस ले लो योजना बनाती है। आरबीआई को बोला जाता है कि आप 10-10 लाख रुपए के नए नोट छाप के सूटकेस में भर के हर एक बीपीएल फैमिली को दे दो ताकि सब गरीबी अपनी खत्म हो जाए। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जनता के हाथ में ढेर सारा पैसा आ गया, लेकिन सामने बाजार में प्याज तो जितने थे सप्लाई तो उतना ही है। अब क्या होगा, ये हर एक गरीब आदमी लाइन में खड़ा हो जाएगा, मैं ये प्याज खरीदने के लिए 100 रुपया देता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 200 दूंगा, तीसरा 300 400 लाइक दैट। सो बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई डिमांड मिसमैच 1 किलो प्याज जो पहले 100 रुपये में बिकते थे अब 1000 रुपये में बिकना शुरू हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। अब इससे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आप ये कर सकते हैं कि जनता के हाथ में ऐसे 4 हाथ हो गए, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया तो सामने आप सप्लाई प्याज का बढ़ा दीजिए, लेकिन ये चीज़ तो आरबीआई के हाथ में है नहीं। तो आरबीआई क्या कर सकती है? आरबीआई तो एक ही काम कर सकती है कि दे हैव टू डू समथिंग टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो ये कुछ CRR, SLR, रेपो रेट ऐसा कुछ करके ये लिक्विडिटी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जनता के हाथ में पैसा कम हो जाए, देन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में हम वापस आ जाएंगे कि एक हाथ है और इतना कांदा है तो मतलब 1 किलो प्याज 100 रुपये में। सो लाइक दैट टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन आरबीआई हैज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो मान लीजिए कि महंगाई का दर 4% है और उससे बढ़ के 6% तक जा रहा है, तो मतलब इन्फ्लेशन इज राइजिंग। उससे लड़ने के लिए आरबीआई ने क्या करना चाहिए, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, दे हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। तो ऐसी पॉलिसी को बोला जाता है टाइट मनी पॉलिसी। मतलब जैसे आप समझिए नल का पानी कम करने के लिए आप ऊपर से चकली टाइट कर दो, लाइक दैट। इसको डियर मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि आप उधारी में जब पैसा लेने को जाएंगे तो उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो पैसा कीमती हो जाएगा उस अनुसंधान में। सो डियर, कीमती, लाइक दैट, सो डियर मनी पॉलिसी। और इसको हॉकिश मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक, तो मतलब महंगाई के सामने लड़ना है तो इस हिसाब से कुछ करना चाहिए। उसके विपरीत डिफ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। मान लीजिए यही अपना सिस्टम कि इतने प्याज हैं और इतना पैसा है, अब अचानक से प्याज की पैदावार मान लीजिए बढ़ गई, तो स्वाभाविक है अगर पैसा उतना नहीं बढ़ेगा तो प्याज के दाम नीचे गिरने लगेंगे और जो 100 रुपये में 1 किलो बिकता था अब 1 रुपये में 1 किलो बिकना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये तो बहुत बढ़िया बात है कि सस्ते में प्याज मिल रहा है, लेकिन आप फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसने फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड के अंदर फार्म लेबरर के ऊपर कितना निवेश किया होगा, और उसके सामने अगर उसको दाम नहीं मिल रहे हैं तो भविष्य में परिस्थिति क्या होगी? वो प्याज की खेती कम कर देगा, बंद कर देगा, जो फार्म लेबरर्स हैं उनको निकाल देगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ना, प्याज की पैदावार वो अब काम ही छोड़ देगा तो धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो जीडीपी के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको दिखने को मिलेगा। और अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स के अंदर
जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में होना शुरू हो जाए, देन वी विल से कि रिसेशन की समस्या आ गई। सो चीज वस्तुओं के दाम एकदम नीचे गिर जाए वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई कोई नया वायरस फैला दे हवा में और ये प्याज के पूरा क्रॉप एक्सेस है उसे डिस्ट्रॉय कर दे, नो। सो इन दिस केस व्हाट आरबीआई कैन डू इज दे हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। मान लीजिए रिजर्व रेशियो है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, रेपो लोन्स उसको सस्ता कर दिया जाए और कुछ करके लिक्विडिटी को एक्सपांड किया जाए, मनी मल्टीप्लायर एक्सपांड किया जाए ताकि जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए। तो अगेन वी हैव कम बैक टू द इक्विलिब्रियम कि इस तरफ 3 प्याज हैं 3 सेट के अंदर, तो सामने जनता के हाथ में भी 3 सेट में पैसा है। सो अगेन सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा और जो 1 रुपए के अंदर 1 किलो प्याज बिक रहा था अब धीरे धीरे उसका वापस जो 100 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। सो मान लीजिए महंगाई का दर था 4% और उससे गिरते गिरते वो 2% और उससे भी नीचे होना शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। सो टू फाइट डिफ्लेशन आरबीआई ने क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। ऐसी मनी पॉलिसी को हम बोलेंगे इजी मनी पॉलिसी। और क्योंकि वहां पर आपको सस्ते ब्याज में लोन मिल जाएगी, सो पैसे की उधारी में लेने के लिए वो सस्ता हो गया। सो वी विल से चीप मनी पॉलिसी। इसको डॉविश मनी पॉलिसी, कबूतर जैसा विनम्र नरम, इस प्रकार की पॉलिसी भी बोल सकते हैं। मतलब कि मित्रों चीज वस्तुओं के दाम एकदम नीचे गिरना हो जाए, डिफ्लेशन, वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं, तो उससे लड़ने के लिए ये करना चाहिए। और उसके विपरीत एकदम ज्यादा चीज वस्तुओं के दाम बढ़ जाएं, हाई इन्फ्लेशन, तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो डिफ्लेशन में करना है उसका ऑपोजिट आप बोलना शुरू कर दो। रिड्यूस मनी सप्लाई, टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी। ये आसान है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर एकदम कम डिफ्लेशन भी बढ़िया नहीं और एकदम हाई इन्फ्लेशन भी बढ़िया नहीं, समवेयर इन बिटवीन वी हैव टू फोकस। इसलिए आरबीआई की नई स्ट्रेटेजी क्या है? दे विल ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिटवीन 2% टू 6%। मतलब मिड पॉइंट क्या हुआ 4%, तो 4% प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट के अंदर वो महंगाई को काबू में रखने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से इसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रल मनी पॉलिसी, क्योंकि दे आर टारगेटिंग फॉर वर्क स्टेबल इन्फ्लेशन और उस अनुसंधान से फिर मैक्सिमम जीडीपी, मैक्सिमम रोजगार, वो सब अपने आप हो जाता है। मतलब कि ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी हुई कि डिफ्लेशन से लड़ने के लिए आप ऐसा करना, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ऐसा करना। लेकिन असल में जब लड़ने गए तो उसके लिए हथियार भी होने चाहिए, राइट? तो हथियारों को बोला जाता है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कंसिडर्ड क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसको जनरल या इनडायरेक्ट टूल्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये एसएलआर, सीआरआर, अब नया इंक्रीमेंटल सीआरआर, इस प्रकार के रेशियो। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, अलग अलग रेट्स जहां पर ये बैंक रेट, एमएसएफ, एलएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, वो सब हम देखेंगे। एंड अल्टीमेटली पिछले 1 वर्ष के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए उसका रिव्यू लेंगे। तो ये एक प्रकार के हथियार हुए क्वांटिटेटिव टूल्स। उसके ऑपोजिट कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन वगैरह वगैरह, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद दिस ratios, statutory liquidity ratio, cash reserve ratio and incremental CRR.